तो आज हम इन्हीं दोनों विषयों पर चर्चा करेंगे। तो आइए, सबसे पहले हम लोग, जैसा कि क्रम रहता है, आपके विचार इन दोनों के विषय में क्या है उनको सुनेंगे और तत्पश्चात फिर चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। अब नमस्ते पंडित जी, सबको नमस्ते। नमस्ते बेटा। हाँ जी, तो ईगो के विषय में मेरा ख्याल है कि ये सेल्फ इम्पोर्टेंस की फीलिंग से आता है। और इसका एक एग्जाम्पल आई थिंक है, अगर दो दोस्तों के बीच नोक झोंक हो जाए तो फिर ईगो आ जाता है कि पहले किसे माफी मांगनी चाहिए। आई थिंक एक तरीका है ईगो को अवॉइड करने के लिए, और आई डोंट नो कितने हद तक करेक्ट है, लेकिन आई थिंक हम ईगो को कम कर सकते हैं अगर हम हमारी एक्सपेक्टेशंस दूसरों से कम रखें। और इसका भी एक एग्जाम्पल है, सपोज किसी ने कोई सोशल गैदरिंग ऑर्गेनाइज की है और अगर वो हमें बुलाए तो बहुत अच्छा है, लेकिन अगर नहीं बुलाए तो हमें दुखी नहीं होना चाहिए, ना कि उस इंसान के प्रति कोई नकारात्मक भावना रखनी चाहिए। और जहां तक सेल्फ एस्टीम की बात आती है, आई थिंक इट इज अ पॉजिटिव इमोशन बिकॉज इट मोटिवेट्स अस टू डू बेटर। तो आई थिंक सेल्फ एस्टीम शुड बी एनकरेज्ड। तो बस यही विचार था मेरा। बहुत बढ़िया, बहुत सुंदर। Dhruv, you can add better. जी, नमस्ते पंडित। नमस्ते। आई थिंक ईगो, एक हेल्दी सेल्फ एस्टीम होना और एक बिग ईगो होना, उसके बीच में एक बहुत फाइन लाइन है जो काफी लोग बहुत बार ओवरलुक कर लेते हैं। आई थिंक सेल्फ एस्टीम एक सेंस ऑफ सेल्फ रिस्पेक्ट होता है, एक सेंस ऑफ बिलीफ इन योर ओन कैपेबिलिटीज होता है, जो बहुत जरूरी होता है कुछ भी काम करने के लिए, छोटा हो या बड़ा। अगर आपको एक बिल्डिंग बनानी है या छोटा से छोटा काम करना, आपको अपनी एबिलिटीज में बिलीफ होना चाहिए। एंड आई थिंक सेल्फ एस्टीम हेल्दीली कल्टिवेटेड होता है, जो आपके अराउंड होते हैं उन लोग की रीअश्योरेंस से, एनकरेजमेंट से, और आप अपने आप को जो प्रोत्साहन देते हैं उससे एक हेल्दी सेल्फ एस्टीम इनकलकेट होता है, और वो कुछ भी करने के लिए नेसेसरी होता है, बहुत जरूरी होता है आई थिंक। और सेल्फ एस्टीम तब होता है जब आप अपने आप को अच्छी लाइट में व्यू करते हैं, पर आप अपनी कमियों को भी, उन पर भी गौर करते हैं। आप जानते हैं कि आप में अच्छी चीजें हैं और कमियां भी है साथ में। बट जब ईगो की बात आती है तब आप अपनी कमियों की तरफ नहीं इतना अटेंशन पे कर पाते हैं। आप यही सोचते हैं कि आप सभी से अच्छे हैं, और अगर आप कोई क्रिटिसिज्म दे रहा हो या कोई आपके काम में गलतियां निकाल रहा हो, वो व्यक्ति गलत है और आप गलत नहीं हो सकते। आई थिंक सेल्फ एस्टीम और ईगो में बेसिक डिफरेंस ये है कि हेल्दी सेल्फ एस्टीम इम्पोर्टेंट होता है, बट क्रिटिसिज्म लेना भी एक बहुत इम्पोर्टेंट पार्ट है एज एन इंडिविजुअल प्रोग्रेस करना। आई थिंक मेरी तरफ से इस विषय पर। थैंक यू। वेरी गुड, बहुत अच्छा। पंडित जी, I would like to add. I think ध्रुव और दक्ष ने जहां से शुरू किया उस पर ही आगे बढ़ते हुए मुझे लगता है कि ईगो बेसिकली इज अ वेरी नेगेटिव ट्रेट और बिहेवियरल एस्पेक्ट, और इसका रूट्स अगेन चिल्ड्रन, चाइल्डहुड से जाता है कि बचपन से ही एक वो अहम, और इफ यू पैम्पर योर चाइल्ड बियॉन्ड अ सर्टेन लिमिट, आई एम जस्ट टेकिंग एन एग्जांपल, तो उसके अंदर एक ये भावना आ जाती है दैट द चाइल्ड फील दैट ही इज सुपीरियर टू एवरीबडी एल्स और एवरी अदर चाइल्ड। तो वो एक एज यू ग्रो तो दैट कीप्स विद यू, वो उसके हिसाब से वो एक नेगेटिव बिहेवियर टाइप बन जाता है कि there is nobody above me, it is absolutely हवा में, there is no basis of your belief. But self esteem, I feel self esteem you have to earn it. It is not that one is born with self esteem high or low. आपको ऐसे एक्टिविटीज, ऐसे प्रयास करने होंगे कि आपकी जो क्वालिटीज हैं, जो आपके की पॉइंट्स हैं आपके लाइफ के, उसमें आप सक्सेस हासिल करके you have a full right to cultivate a self esteem and then be proud of it. So a self esteem which is not cultivated is very dangerous and actually means a high ego. So like Dhruv said, दोनों का fine line है. So it is, if not balance, I mean ego in small proportion which drives self esteem is good, but ego overall is a negative trait कि I everywhere I, not we. So I feel there it is very dangerous. It can only lead to frustration, bad relationships,
and really a very bad trait to have, because इससे आप bridges नहीं बना पाएंगे, whether it's personal life या फिर even workplace में, because आप हमेशा you will be out of the normal thinking, you think you are superior. So this is my take on these two traits. We love to hear more from others. बहुत बढ़िया. I would like to go ahead with Daksh का, जैसे उसने एक बात करी थी कि ईगो जो है पार्टी में कभी किसी को ना बुलाओ तो उसको फील होता है या उसको ऐसा लगेगा, तो दैट्स द पार्ट ऑफ इट. आई विल पुट इट लाइक दिस कि एक एग्जांपल ऐसा है कि 34 इयर्स बिफोर व्हेन वी गॉट मैरिड, हमारे बिल्डिंग में उससे पहले लगभग 4-5 साल पहले एक फैमिली रहती थी जो छोड़ के चली गई, कुछ 4-5-6 बिल्डिंग आगे जा करके. हमारी एनिवर्सरी जब हुई तो हमने अड़ोस पड़ोस आगे पीछे बिल्डिंग लोगों को, सबको, बहुत सारे लोगों को इनवाइट किया रिसेप्शन के ऊपर, पर अनफॉर्चुनेटली और फॉर्चुनेटली वी फॉरगॉट दैट पर्टिकुलर फैमिली. हम भूल गए उनको, 5 साल हो गए जाकर के हम उनको भूल गए. बट वी वर रियली सरप्राइज एंड आज भी हम उस बात को याद करते हैं कि उस रिसेप्शन वाले दिन वो लोग तैयार होकर के पूरी फैमिली हमारे रिसेप्शन पे वो लोग आए एंड आकर के स्टेज के ऊपर ये कहना उन्होंने कि भैया वी नो दैट आप हमको भूल नहीं सकते हो, ये किसी कारण से आप लोगों ने हमारे को दिमाग से उतर गया या किसी काम से रह गया होगा, बट वी नो दैट वी आर अ फैमिली, हम लोग इतने साथ में रहे हैं एंड वी हैव जॉइंड योर रिसेप्शन और हैप्पीनेस और हम आशीर्वाद देने के लिए आप आए. वी रियली फेल्ट इट सो अशेम्ड आल्सो अपनी तरफ से कि आपने गलती करी, लेकिन साथ साथ में हमें एक प्रेरणा मिली कि यार आदमी को अगर जाना है तो फिर जाना है, फिर चाहे फिर कोई चीज ना हो, नहीं जाना तो फिर नहीं जाना, फिर नहीं करना तो नहीं करना. ईगो अगर रख के चलना है तो आपको फिर छोड़ ही देना उसको, फिर यार ईगो है. और अगर आप किसी को मानते हो, बिलीव करते हो, देन यू शुड जस्ट गो अहेड थिंकिंग वेदर ही कॉल्ड यू और नॉट, वेदर ही आस्क्ड यू टू कम और नॉट, वो आपको इनवाइट कर रहा है नहीं कर रहा है. तो आई फील दैट ईगो जो है एक हद तक छोड़ देना चाहिए अगर आपका रिलेशन अच्छा है तो, मेंटेन करना है तो. गुड, बहुत अच्छे. Yes, please contribute. Sudha, Vivek ji, we are waiting. एक्चुअली मुझे ना इतना इधर क्लियर सुनाई नहीं दे रहा, थोड़ा डिस्टरबेंस था. बट मुझे लगता है जैसे संजय ने कुछ कहा था कि भाई अगर बच्चों को बहुत ज्यादा पैम्पर किया जाए तो वो अपने आप को सुपीरियर समझने लगते हैं. उसी प्रकार जब उनको घर से नेग्लिजेंस मिलता है, इग्नोरेंस मिलता है, बहुत ज्यादा पैम्पर का बिल्कुल ऑपोजिट समझ लीजिए, अगर उनके साथ उतनी हमदर्दी प्यार से पेश नहीं आया जाता तो उनका सेल्फ एस्टीम इतना लो होता है कि वो कहीं पर भी फेस नहीं कर सकते, कहीं स्टैंड नहीं कर सकते. तो उसका बैलेंस होना बहुत जरूरी है. आइदर ऑफ द पेरेंट कैन डू इट. अगर एक पेरेंट किसी वजह से नहीं कर सकता तो वो दूसरा जो है पेरेंट, वो उस चीज का ध्यान रख के, आजकल सभी पढ़े लिखे हैं पेरेंट्स, दे ऑल नो व्हाट हाउ टू डील सर्टेन थिंग्स. तो अगर एक को नहीं आ रहा है तो दूसरा करे. बच्चों के लिए, बच्चों को कुछ नहीं पता क्या हो रहा है, उनको खाली वो बचपन से जो देखते आ रहे हैं, अगर उनको इग्नोरेंस मिल रहा है, उन पे ध्यान नहीं दिया जा रहा है तो उनका सेल्फ एस्टीम बहुत लो होता है. और जब तक ये चीज का रियलाइजेशन होता है, इट बिकम्स टू लेट, तो फिर वो डिप्रेशन और वो सब आता है. तो वो सबका बैलेंस होना बहुत जरूरी. बहुत बढ़िया. हाँ जी, नमस्कार सभी को. हम लोग ईगो पे बात कर रहे हैं. एक दो इंसिडेंट्स. एक तो एनेक्डोट है कि एक बार somebody asked बुद्धा कि I want happiness, so what should I do? Now Buddha said, first remove I, that is ego, and then you remove want, because that is desire, and see what you are left with, only happiness. So this I, which when it becomes very prominent, it pulls you down. Ideal, if you look at it, there are 2-3 kind of profession in the, we come across, like we meet regularly doctors.
very high ego. You ask 2 questions, they feel insulted. The other profession is teachers. You cannot call them by the name. They feel very bad. So when it is a shield. So why people are so egoistic? The ego has been used as a shield to protect of the incompetence. That is where the fine line. A person who is competitive, who knows his strength, who is self-aware, will not be egoistic. But the problem happens is when we are not confident of ourselves, and the protective shield being used as an ego. Sometime I want to narrate an incidence of 8th standard. हम लोग 8वीं में थे, एक नए टीचर ने ज्वाइन किया, बहुत स्ट्रिक्ट, हाईली इगोइस्टिक, और कभी भी किसी भी बात पे नाराज हो जाए, पिटाई कर दे. एक नए लड़के ने ज्वाइन किया था. मतलब कैसा पैराडाइम शिफ्ट होता है, जो मैंने लाइव देखा और आज तक वो इंसिडेंस में अपनी जिंदगी में भूला नहीं. एक नए लड़के ने ज्वाइन किया, उसने अपनी आस्तीनें चढ़ाई हुई थी शर्ट की. Now the teacher said, in my class nobody can have rolled up sleeves. तो यहाँ का दादा है क्या? आप अपने आस्तीन उतारो. And the child didn't say anything. The boy didn't say anything. He was just with low head standing. Then he asked him 2-3 times, you are not listening, please do that, please do that. इसने नहीं किया. मैं जाके उसको चप पिटाई लगाया. And then he started rolling it down himself. And to everybody's surprise in the class, his entire sleeves were torn. The boy is from such a poor background. जब लगा कि पूरी आस्तीनें फटी हुई है, that day, at that point, the entire ego was dissolved. And that teacher, for the entire 3 years we were together, was a totally different personality. In fact, there were tears in his eyes, and after that, he never said anything. So sometimes this kind of paradigm shift happens, and the ego get dissolved when you understand much better things. When your wisdom expands, when your horizon expands, or your inner capacity improves, ego automatically get dissolved. So personally, I feel that the ego comes, and usually it is being used as a protective shield. That आपने ऐसा कैसे कहा, आज आपने देखा, एक बार आज मैं अगर टॉलरेट कर लिया तो कल अब इससे ज्यादा बोला जाएगा मुझे. So that is why it is used as a protective shield. So as correctly already been said, that there is very fine line between self-esteem and the ego. Self-esteem हमारे यहाँ तो अहंकार वर्जित ही है. मतलब जितने भी हमारे उदाहरण है, रावण से लेके सभी को अहंकार ही लेके डूबा है. और दूसरी तरफ यह है कि राम सबके सामने झुकते जा रहे हैं. So self-esteem अच्छी होने के बावजूद भी, this is what the person's competence makes him humility. So हमने जो पिछले 2-3 सेशन में बात किया है, forgiveness होगी, humility होगी, these are all the example of high self-esteem. But absence of this is the example of high ego. This is my submission for the day. Thank you. बहुत अच्छा. हाँ जी, अलका जी कुछ बोलेंगे? पंडित जी, एक मेरा सवाल था एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम कि एक हमारा स्वाभिमान होता है जो बेसिकली सेल्फ एस्टीम, राइट, जिसको स्वाभिमान कहते हैं. एंड व्हेन यू से अभिमान, सो अभिमान इज बेसिकली बीइंग प्राउड, इज इट राइट? तो व्हेन वी से somebody has a high ego, so does that mean that अभिमान is high? स्वाभिमान में भी or may not be high. तो ये थोड़ा सा मुझे कंफ्यूजिंग था, आप जरा इस पे भी रोशनी डालिएगा. अभी जिया ने ज्वाइन किया है. जिया, do you have something to say on this topic?
हाँ, नमस्ते पंडित जी। मैं ये कहना चाहती हूँ कि अगर आपको अच्छा और अच्छा एटमॉस्फेयर मिलता है तो आपको अपने आप कॉन्फिडेंस आ जाती है। थैंक यू। बहुत बढ़िया। और कहना चाहते प्लीज सबको म्यूट कर दीजिए प्लीज। ओके, देखिए आज का जो टॉपिक है बहुत महत्वपूर्ण है एक व्यक्ति के चरित्र निर्माण के लिए, उसकी ओवरऑल पर्सनैलिटी के डेवलपमेंट के लिए, और इसके द्वारा वो आगे जीवन में क्या करेगा, क्या बनेगा, उसका बहुत कुछ निर्धारण हो जाता है। जैसा अभी आदरणीय विवेक जी ने शेयर किया एक इंसिडेंट के व्यक्ति के अंदर चेंजेस भी कई बार आ जाते हैं, उसके थॉट प्रोसेस में, उसके पूरी की पूरी विचारधारा में, जीवन शैली में, ऐसा भी होता है। और ये क्यों होता है, कैसे होता है, इसका प्रोसेस हमको थोड़ा सा समझना पड़ेगा। पहले हम इन दोनों को समझ लें, ईगो और सेल्फ एस्टीम ये है क्या। ईगो इज मोर ऑफ इमेजिनरी। हमने अपने आप के बारे में अपनी कल्पना में जो एक इमेज बना करके रखी है, वो है या नहीं इसका होना जरूरी नहीं है। इट इज ऑल अबाउट व्हाट आई थिंक अबाउट माई सेल्फ। आई एम दैट और नॉट, इट्स अ डिफरेंट मैटर, बट व्हाट आई थिंक ऑफ माई सेल्फ इज ईगो। और self esteem is more on reality. So when somebody has self esteem, it means that he is very very confident of what he is esteemed of. So that is called self esteem. So we come to a conclusion that ego is imaginary, self esteem is real. अब इतना समझ लेने से हमको ये समझ में आ जाता है कि what is necessary and what is not. तो जो इमेजिनरी है वो हमें किसी उन्नति के मार्ग पर या किसी सक्सेस को प्राप्त कराने में सक्सेसफुल नहीं होगा, क्योंकि वो इमेजिनरी ही रहेगा। और जो रियलिस्टिक है उसको हम इंप्रूव कर सकते हैं। तो अब संजय जी वाली बात को पहले लेते हैं कि आपने जो कहा कि वो बढ़ाया जा सकता है, घटाया जा सकता है, ऐसा। तो सेल्फ एस्टीम इज समथिंग जिसको आप अपने परिश्रम से बढ़ा सकते हैं। ईगो को बढ़ाना इज वेरी इजी। आप कितना भी इमेजिन करते चले जाएं, आप शहंशाह मान लें अपने आप को, कौन रोक लेगा आपको इससे मानने से। और आप बिल्कुल वही एक्सपेक्ट करें सबसे कि सब आके आपको सैल्यूट मारें। इट्स टोटली इमेजिनरी। आप कुछ भी अपने बारे में इमेजिन कर सकते हैं, आप अपने आप को कुछ भी मान सकते हैं, और वो मान करके आप कितना भी अपनी ईगो को बढ़ा सकते हैं। लेकिन इसमें नुकसान ये होगा कि जितना जितना आपका ईगो बढ़ता चला जाएगा उतना उतना आपका सेल्फ एस्टीम डाउन होता चला जाएगा, नंबर 1। एंड नंबर 2, उतना उतना आपका कैलिबर भी डाउन होता चला जाएगा। मींस ऑल योर डीड्स विल बी इमेजिनरी देन। आप कल्पना में ही सब कुछ कर लेंगे, एंड यू विल स्टार्ट एक्सपेक्टिंग मोर एंड मोर फ्रॉम पीपल, फ्रॉम अदर्स। आप अपना कुछ नहीं करना चाहेंगे, आप सब कुछ ये आशा करेंगे कि दूसरे मेरे लिए कर दें, दूसरों को ही करना चाहिए। एंड इट्स अ काइंड ऑफ सिकनेस। ईगो इज अ मेंटल सिकनेस। व्यक्ति जब, जैसा अभी
विवेक जी ने कहा, इसको काफी बहुत अच्छे ढंग से उन्होंने एनालाइज किया कि व्यक्ति को जब अपने ऊपर पूरा कॉन्फिडेंस नहीं होता है, या जब वो ये सोचने लगता है कि भाई मैं इसको कर पाऊंगा नहीं कर पाऊंगा, तो देन इट्स ए काउंटर प्रोसेस जो हमारा माइंड स्टार्ट करता है अपने आप को प्रोटेक्ट करने के लिए, कि वो फिर इमेजिनरी अपने आप को कुछ समझने लगता है कि मैं तो ये हूं और मेरे साथ ऐसा ही होना चाहिए, ऐसा क्यों नहीं हो रहा, और वो रियलिटी से दूर होता चला जाता है। लेकिन इन दिस रियल वर्ल्ड इट्स वेरी डिफिकल्ट टू लिव विद इमेजिनेशंस। तो इसीलिए फिर क्या होता है कि उसके क्लैशेस शुरू होते हैं। तो यानी अगर कोई मित्र हैं दो, और उन दो मित्रों में से एक के मन में कुछ ईगो है, ईगो क्या है कि वो दूसरे मित्र से कुछ एक्सपेक्टेशन उसने लगा लिया अपने आप को कुछ मान करके, तो इट इज something that definitely will spoil the relationship. It's going to be, आज नहीं तो कल वो उस रिलेशनशिप के लिए काफी घातक होगा, क्योंकि एक व्यक्ति जो इमेजिनेशन में चला गया है या अपने आप को कुछ इमेजिन करके उसके हिसाब से एक्सपेक्टेशन करने लगा है, उसको समझाना, उसको बचाना, उसको बताना इज वेरी डिफिकल्ट। अब दूसरी चीज आती है अभिमान। अभिमान इज टोटली डिफरेंट। अभिमान का ईगो से कुछ लेना देना नहीं। अभिमान इज मोर रियलिस्टिक देन ईगो, क्योंकि अभिमान उस चीज का होता है जिसका कुछ पार्ट आपके पास है, नॉट नेसेसरीली कंप्लीटली, बट यस यू हैव समथिंग। ये टोटली इमेजिनरी नहीं है। तो जैसे रावण के जैसे अहंकार की हमने बात की, या और जो ऐसे लोग हुए उनके अहंकार की हम जब बात करते हैं, दुर्योधन के अहंकार की बात करते हैं, तो रावण के पास शक्ति है, उसका अहंकार है उसको। दुर्योधन के पास में राज्य और शक्ति है, उसका अहंकार है उसको। अहंकार इमेजिनरी नहीं है। अहंकार शब्द ही इस बात को स्पष्ट करता है कि जो मैं हूं उसको लेकर के आई एम एरोगेंट, मैं घमंडी हूं उस चीज को लेकर के। अहंकार पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों तरह का हो सकता है। जो पॉजिटिव अहंकार है वो स्वाभिमान और विनम्रता की और कॉन्फिडेंस की, आत्मविश्वास की श्रेणी में आता है, और जो नेगेटिव है वो घमंड की श्रेणी में आता है। दैट इज द ओनली डिफरेंस। जो स्वाभिमानी व्यक्ति है उसको भी पता है कि वो क्या है, he also knows his capabilities, his caliber, he is well aware of, लेकिन उसका पॉजिटिव साइड ये है कि वो उसको लेकर के दूसरों के ऊपर थोपने की कोशिश नहीं करता कि मैं ये हूं तो मेरे लिए आप ऐसा करो, मैं ये हूं तो आपको ऐसा करना पड़ेगा। ऐसा नहीं होगा। वहां पर क्या होगा, मैं ये हूं तो इफ यू नीड एनी हेल्प आई कैन हेल्प यू आउट विद दिस। दिस इज हाउ इट इज पॉजिटिव। तो being confident, having self-esteem is a positive side of knowing your capabilities, and being arrogant is a negative side of knowing your capabilities. But both of these are real. Ego is completely imaginary. मैं हूं नहीं, लेकिन मैंने मान लिया है कि मैं हूं। अब यहां पर हम इसको थोड़ा सा और डीप में जाते हैं। ईगो इज वेरी हार्मफुल, इवन मोर देन एरोगेंस। व्हाई? ईगो वही चीज है जिससे बचने का हमको शास्त्र उपदेश करते हैं, क्योंकि ईगो वो चीज है जो आपको आपके साथ नहीं जुड़ने देगी, जो आपको भगवान के साथ नहीं जुड़ने देगी, जो आपको आपके रिलेटिव्स के साथ नहीं जुड़ने देगी। ये बहुत खतरनाक है, क्योंकि आप एक दूसरे वर्ल्ड में ही जा चुके हैं। अब वहां पर आप खुद अपने इमेजिनेशन में घूमते जा रहे हैं और आप क्रिएट कर रहे हैं। यू आर क्रिएटिंग एंटायर न्यू वर्ल्ड फॉर योरसेल्फ। और वहां आपको जब कोई एक शब्द कहता है तो आप फिर उससे ये एक्सपेक्टेशन करते हैं कि इसने मेरे से कैसे कहा, जैसे भी एग्जांपल दिए, ऐसा कैसे बोला, ऐसा कैसे बोला।
मुझसे, अरे मुझे जानते नहीं हो मैं कौन हूं। दिस सेंटेंस कम्स आउट ऑफ ईगो। अब वो चाहे हो कुछ भी नहीं। एक बार ऐसा ही हमारे जीवन में हो गया, हालांकि मेरे झगड़े वगड़े किसी से होते नहीं है, बट एक थे सज्जन, उम्र में हमसे काफी बड़े थे, लेकिन उन्होंने मतलब बचकानी हरकतें बहुत सारी कर दी। तो एक दिन मैंने उन्हें फोन किया, मैंने कहा आपका प्रॉब्लम क्या है, क्या चाहिए आपको, हमसे आपको क्या परेशानी। भाई हम तो एक अच्छा काम करते हैं, हम किसी को कुछ परेशान तो करते नहीं, और आपसे तो स्पेशली वैसे भी हमारा कोई लेन देन नहीं है, तो आप क्यों इतना इंटरफेयर करते हैं, क्या बात है, क्या परेशानी। तो उन्होंने कुछ ऐसा जो हम डेली करते हैं, ये जो हमें करना चाहिए या जिस काम को करना हम पसंद करते हैं, उस काम के लिए उन्होंने हमको कहा कि भाई आप ये काम नहीं करो, जबकि वो काम उस संस्था की भी आवश्यकता थी, हमारी भी आवश्यकता थी, और वो बहुत जरूरी काम है, आप ऐसा नहीं करेंगे। तो फिर वहां पर मैं थोड़ा सा स्ट्रिक्ट हुआ और मैंने उनको कहा, मैंने कहा नहीं हम तो ऐसा ही करेंगे, फिर आप क्या करोगे। मैं सिंपल इतना ही पूछा, तो वो तुरंत बोले करेंगे क्या, कुछ नहीं करेंगे। बिकॉज ही ऑल्सो नो कि क्या करेंगे। तो अब उन्होंने जो अपने दिमाग में एक कुछ इमेजिनरी बना रखा था कि मैं तो ऐसा कर दूंगा, मैं तो वैसा कर दूंगा, जब उनको काउंटर क्वेश्चन हुआ कि व्हाट, तो सिंस इट वाज इमेजिनरी, तो वो तुरंत खत्म हो गया। जैसे अभी आपने जो एग्जांपल शेयर किया कि भाई उन्होंने अपने दिमाग में कुछ बना रखा था, मेरे क्लास में ऐसा नहीं होना चाहिए, मेरे क्लास में वैसा नहीं होना चाहिए, आई वांट दिस, आई वांट दैट, दिस इज ऑल इमेजिनरी। ही इज नॉट नोइंग द रियल सीन, ही इज नॉट अंडरस्टैंडिंग द रियल सिचुएशन। बस टोटली इमेजिनरी है कि उन्होंने बना रखा है कि मैं अगर क्लास में जाऊंगा तो मेरी क्लास का ये डेकोरम होना चाहिए, ये उसका डिसिप्लिन होना चाहिए, ऐसे बच्चे होने चाहिए, ये करना चाहिए, वो करना चाहिए। दिस इज ऑल व्हाट ही हैज इमेजिन्ड, राइट। बट व्हेन इमेजिनेशन काउंटर्स द रियलिटी, तो विन तो रियलिटी का ही होने वाला है, जीत हमेशा रियलिटी की होती है। So it is better, always better to come out of your imaginary position, imaginary thing within time. जब मैं था तब हरि नहीं, अब हरि है मैं नहीं। क्योंकि ये जब तक रहेगा तब तक आप बहुत सारी अच्छी चीजों से वंचित रहेंगे, और ये केवल मात्र एक स्थान पर, दो स्थान पर नहीं, बल्कि हर स्थान पर आपको पता चलेगा कि जो ईगो है वो कहीं ना कहीं आपको दूसरों से अलग कर देती है। हम लोग कई बार आध्यात्मिक कक्षाओं में लोगों को समझाते हैं कि ईश्वर का साक्षात्कार या ईश्वर का दर्शन, ईश्वर के आनंद की प्राप्ति कैसे होगी। तो उसमें सबसे ज्यादा जरूरी बात यह होती है समझने की कि आप अपने इमेजिनरी फॉर्म से बाहर आकर के रियल फॉर्म को स्वीकार करें। जब तक आप इमेजिनरी से रियल पर नहीं आएंगे, स्वरूपे अवस्थानम योग में सूत्र आता है। तो स्वरूपे अवस्थानम मतलब कम टू योर रियल एग्जिस्टेंस, नो योर रियल एग्जिस्टेंस, नो योर रियल फॉर्म। आपने क्या सोच रखा है डजंट मैटर। आजकल कई बार लोग कह देते हैं इस बात को, अरे ठीक है अपनी अपनी सबकी सोच है, ऐसा होता थोड़ी है। अपनी अपनी सोच से काम नहीं चलता। एट सम पॉइंट यू हैव टू बी रियलिस्टिक। तो आज ये जो अलग अलग लोगों ने अपने अपने बहुत सारे मार्ग बना रखे हैं, रास्ते बना रखे हैं, और उस पर वो लोगों को भी चलाने के लिए कोशिश करते हैं, गाइड करते हैं कि नहीं नहीं आपको वो तो बताएंगे 100 साल बाद, हम तो आपको 15 मिनट में भगवान से मिलवा देंगे। ऐसे लोग हैं, कुछ समोसे से, कुछ चटनी से, कुछ रसगुल्लों से, कुछ झूला झूला के, कुछ कुछ करके सब भगवान से मिलवाते रहते हैं। एंड ये क्यों कर रहे हैं ऐसा? क्योंकि इनका जो ईगो है, इन्होंने अपने आप को भगवान इमेजिन कर लिया है। आप सभी लोग ये ब्रह्म कुमारी को नाम सुना है आपने? ब्रह्म कुमारी का जानते हैं आप लोग सब? इनकी जो शुरुआत जहां से हुई, अगर आप उसको कहानी को सुनेंगे तो आपको हंसी आएगी। ये श्रीमान जी जिन्होंने इसको शुरू किया, इनकी भी कहानी ऐसी है कि इन्होंने अपने आप को भगवान इमेजिन कर लिया। अब
बढ़िया बात यह है कि ऐसे लोग भी मिल गए इनको कि जो मानने लगे कि हाँ ये कह रहे हैं तो ये भगवान ही होंगे, और चल पड़ी दुकान। तो दिस इज ईगो। अब ऐसा आदमी जिसने खुद को ही भगवान मान लिया हो, वो कभी भगवान को प्राप्त नहीं कर सकता, वो कभी खुद को प्राप्त नहीं कर सकता, और वो कभी रियलिटी के आसपास भी नहीं पहुंच सकता, क्योंकि उसने अपने लिए कुछ दरवाजे बना लिए और उन दरवाजों को बंद करके वो अंदर बैठ गया। तो अब वो अपने इमेजिनरी वर्ल्ड में है और वो आगे बाहर नहीं निकलेगा। तो कहने का मतलब ईगो जो है वो बहुत 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 ज्यादा खतरनाक है, और इसको जब जहां जैसे हमें पता चल जाए हमको तुरंत इससे बाहर निकलना चाहिए, क्योंकि हम इमेजिनरी वर्ल्ड में नहीं, रियल वर्ल्ड में रहते हैं। तो रिलेशनशिप्स के लिए, करियर के लिए, अपने जीवन की उन्नति के लिए, आत्म साक्षात्कार और परमात्मा की प्राप्ति जो मनुष्य जीवन का लक्ष्य है उसके लिए, हर चीज के लिए ईगो को खत्म करना, हटाना इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। दैट इज वन। नाउ कम टू द अदर पार्ट, सेल्फ एस्टीम। तो जैसे मैंने बतलाया, सेल्फ एस्टीम मतलब स्वाभिमान। अब स्वाभिमान किस चीज का होगा? जो आपके अचीवमेंट्स हैं उन पर आपको अभिमान है, दैट इज स्वाभिमान। आपका वो सेल्फ एस्टीम है। आपको मालूम है कि आपको क्या आता है, आपको मालूम है कि आपकी क्या स्ट्रेंथ है, और उन स्ट्रेंथ्स को जानना, जान करके उनको लोगों के सामने भी रखना इन अ पॉजिटिव वे कि भाई मैं ये चीजें जानता हूं। जैसे मेरी कंपनी में कई बार काम करते में ऐसा होता है कि कुछ चीजें हैं जो मेरे डिपार्टमेंट से ज्यादा कंसर्न नहीं है, लेकिन फिर भी चूंकि मैं उन चीजों में पहले रहा हूं और एक्सपर्ट हूं, सो मेरे करंट पोजीशन से भले वो रिलेटेड ना हो, लेकिन फिर भी मैं उनको गाइड कर देता हूं कि भाई दिस कैन बी डन इन अ बेटर वे लाइक दिस, एंड इफ इट इज रियली अ गुड आइडिया देन इट इज एक्सेप्टेड। तो अपने आप को, अपने पढ़ाई को, अपने अनुभव को जान करके अपनी स्ट्रेंथ्स को समझना और उन स्ट्रेंथ्स के हिसाब से एक सम्मानजनक स्थिति में अपने आप को रखना, यह स्वाभिमान कहलाता है। यानी अगर मैं किसी एक लेवल पर हूं और मुझे अगर ये कहा जाता है कि आप इस लेवल से नीचे आकर के काम कीजिए, तो इट्स नॉट दैट कि मैं घमंडी हूं इस लेवल पर होने का, इसलिए मैं यहां नहीं आके काम करना चाहता। नो, इट्स नॉट दैट। इट समटाइम डिपेंड्स ऑन हाउ इट इज बीइंग सेड एंड व्हाट इज द इंटेंट। सो टू realize, analyze the intent and accordingly act to protect your सम्मान, your honor is called self esteem। तो हम सेल्फ एस्टीम को एक पॉजिटिव रूप में लेते हैं कि ये हमारे सम्मान की रक्षा के लिए आवश्यक वस्तु है, जो हमें स्वयं से प्राप्त करनी होती है, अपने पुरुषार्थ से प्राप्त करनी होती है। और हमारे जो अचीवमेंट्स हैं उनको जब हम रियलाइज करते हैं, कई बार लोगों को रियलाइज ही नहीं होता कि वो क्या है। अब इसके बारे में एक छोटे सा एग्जांपल देता हूं कि एक बार एक व्यक्ति जा रहे थे और यात्रा में जाते जाते उनको प्यास लगी। प्यास लगी तो सड़क के किनारे उन्होंने देखा, दूर दूर तक कुछ नहीं, तो एक आदमी आता हुआ उन्हें दिखाई दिया। तो सोचा शायद ये आ रहा है तो इससे पूछ ले गांव वगैरह कहाँ है। तो उन्होंने उससे रोक करके पूछा, भाई मुझे ये बताइए कि यहाँ आसपास में कोई ऐसी जगह, बस्ती, जहां पर मुझे पानी मिल सके, मुझे प्यास लगी है, मैं बहुत दूर से आ रहा हूँ। मैंने कहा जी पानी के लिए बस्ती तो है यहाँ पे, लेकिन पानी मेरे पास भी, आप चाहो तो पी लो। मैंने कहा बहुत अच्छी बात है। तो ये आदमी सिर पर लकड़ियों का गट्ठर लेकर के आ रहा था। अब वो लकड़ियों का गट्ठर इसने उठा करके नीचे रखा और इनको पानी पिलाया। तो पानी, जब तक व्याकुलता थी, प्यास लगी हुई थी, तब तक तो इन्होंने ध्यान नहीं दिया। जब पानी पी रहे थे, पानी पीते पीते जब प्यास थोड़ी बुझने लगी और ध्यान इधर उधर चलना शुरू हुआ, तो इन्होंने देखा कि वो लकड़ियां जो अरेंज की गई थी वो बड़े स्टाइल में अरेंज की गई थी, बहुत अच्छे ढंग से, इतने अच्छे ढंग से अरेंज की गई थी कि ये उसको देखते ही रह गए। इन्होंने कहा ये लकड़ियां बांधी किसने? बोले मैंने बांधी। बोले कैसे अरेंज किया? हमने तो आज तक इतना बढ़िया अरेंजमेंट देखा नहीं लकड़ियों को। बोले इसमें क्या, ऐसे किया, ऐसे किया। बोले तुम क्या करते हो? मैंने कहा लकड़ी। उन्होंने कहा कि लकड़ी काटता हूं मैं और बेच देता हूँ गाँव में ले जाकर के, जो हमारे घर में इस्तेमाल हो जाते हैं हमारे। बोले मेरे साथ चलोगे?
तो बोले कहाँ, इनका कोई था नहीं। तो कहाँ चलना, बोले मेरे साथ चलो, वहां पे कुछ काम करना, अच्छा खाना मिलेगा, अच्छा रहना मिलेगा, और ये सब करेंगे। तो चलने को राजी हो गए, तैयार हो गए। आगे चल के वही आदमी पाइथागोरस बना, जिसकी थ्योरम आजकल सारे रेखागणित में पढ़ाई जाती है। सो समटाइम्स वी डोंट नो आवर स्ट्रेंथ्स, कोई और उनको तराश सकता है। अब हमें पता ही नहीं होगा कि हमारी स्ट्रेंथ क्या है, तो हमारे अंदर सेल्फ एस्टीम काहे का होगा। सो सेल्फ एस्टीम, एज आई सेड, इज टू नो एंड टू प्रोटेक्ट। और अभिमान क्या है? अभिमान इज अगेन टू नो बट टू शो ऑफ। अब ये एक फाइन लाइन है जो सेल्फ एस्टीम और एरोगेंस के बीच में आती है। दोनों ही एक ही हैं, आप अपनी स्ट्रेंथ को दोनों में जानते हैं। आप सेल्फ एस्टीम में भी अपनी स्ट्रेंथ को जानना बहुत जरूरी है, और एरोगेंस के लिए, घमंड के लिए भी आपको अपनी स्ट्रेंथ को जानना जरूरी है। लेकिन उसमें क्या है कि आप एक जगह आप क्या कर रहे हैं कि आप अपनी स्ट्रेंथ को जान करके अपने आप को, अपने ऑनर को प्रोटेक्ट करने के लिए उसको केवल इस्तेमाल कर रहे हैं, बट यू आर यूजिंग फॉर अ गुड कॉज, नोबल कॉज, नॉट शोइंग ऑफ। दूसरी तरफ क्या है, मैं इस्तेमाल अच्छे काम में करूं नहीं करूं, किसी की हेल्प करूं नहीं करूं, मैं अपनी चीजों को यूज करूं नहीं करूं, लेकिन मैं शो ऑफ करूंगा, मेरे पास ये है, मेरे पास ये है, मेरे पास ये है। तो जब ये शो ऑफ होने लगता है तो वो घमंड में चेंज हो जाता है, वही सेम चीज, ठीक है। तो ईगो और सेल्फ एस्टीम को, दोनों को जानना बहुत जरूरी है, और जान करके उनको अपने जीवन में कहां कैसे प्रयोग में लाना है उसको समझना बहुत जरूरी है। तो ईगो को जितना आसानी से हम रिमूव करते जाएंगे वो अच्छा है, और सेल्फ एस्टीम को हम जितना प्रोटेक्ट करते जाएंगे वो अच्छा है। डू नॉट लेट योर सेल्फ एस्टीम बिकम योर एरोगेंस, बस यहां पर हमें ध्यान रखना है। अब ये होता क्यों, अब इसकी और हम डीप में जाते हैं कि ये जो प्रकृति है जिससे हमारा शरीर बना है, इसकी एक प्रोसेस है। तो जब ये त्रिगुणात्मक मूल प्रकृति होती है, सतोगुण, रजोगुण और तमोगुण, इनसे जब क्रिएशन होता है, तो क्रिएशन होने का जो प्रोसेस है वो किस प्रकार से है कि इन तीनों गुणों में विक्षोभ उत्पन्न होता है, डिस्टर्बेंस या हलचल, और उस हलचल के कारण से एक तत्व बनता है जिसका नाम है महत तत्व। महत तत्व को हम ये भी मान सकते हैं कॉन्शियसनेस, बुद्धि, और उस बुद्धि से क्या बनता है? अहंकार। वहां ये अहंकार क्रिएट होता है। अब उस अहंकार से पंच तन्मात्राएं और ज्ञानेंद्रियां, कर्मेंद्रियां, और उसके बाद में फिर पंच महाभूतों की रचना होती है, जिनसे हमारे ये फिजिकल शरीर बनते हैं, भौतिक देह बनता है। तो अहंकार तत्व वहां से शुरू होता है, और ये प्रकृति का हिस्सा है। यानी जब तक आप शरीरधारी हैं तब तक आप ईगो से बच नहीं सकते। इसीलिए ईगो को रिमूव करना इज परम पुरुषार्थ, जिसको मोक्ष कहा गया। मोक्ष इज नथिंग बट टू कम आउट ऑफ योर ईगो एंड अंडरस्टैंडिंग योर रियल फॉर्म, जो आत्मा का स्वरूप है। तो जब ये प्रकृति और आत्मा का मेल होकर के शरीर बनता है, तो उस समय में दो चीजें होती हैं, या तो आपका ईगो हावी हो और आप अपने रियल फॉर्म को न समझ करके उसके अकॉर्डिंग काम करते रहें और प्रकृतिवादी होकर के इस संसार में बार बार जन्म मृत्यु के बंधन में पड़े रहें। इट्स लिटिल डीप, ये दर्शन की बात आ गई, फिलोसफी आ गई, बट दिस इज द रियल फैक्ट ऑफ लाइफ। दूसरा है कि आप इस ईगो को साइड में कर दिया आपने, और आत्मा के सही स्वरूप को समझ करके आप अपनी मुक्ति के मार्ग के लिए तत्पर हो गए, और आपने वहां अपना पूरा एफर्ट्स लगा दिए और आप छूट गए। तो हमें यह देखना है कि हमें प्रकृति की तरफ जाना है जो कि हमारा ईगो है, या हमें आत्मा की तरफ जाना है जो कि हमें आनंद और ईश्वर की तरफ लेकर के जाएगा। ये समझना, ये जानना बहुत जरूरी होता है, और इसी के द्वारा आप मुक्त हो पाते हैं, अपने रियल गोल को अचीव कर पाते हैं। तो इसलिए टॉपिक बहुत अच्छा है, बहुत वास्ट है, और ईगो तो ऐसा टॉपिक है कि जिस पर हम घंटों तक चर्चा कर सकते हैं, लेकिन उतना डीप में अभी चूंकि बच्चे भी हैं इस क्लास में, जाने की जरूरत नहीं है।
We need to understand that we should not be in a imaginary world, we should be in the real world. रियलिटी लाइफ की ये है कि हम आत्मा है, हमारा शरीर हमारा एक साधन है जो हमें अच्छे काम करने के लिए दिया गया है. Whatever good deeds we do, it will lead us to the happiness. Whatever bad we do, it will lead us to the sorrow. हमें डिसीजन लेना है, हम ईगो में पड़ करके बुरे काम करें या सेल्फ एस्टीम के साथ में, और उसको बढ़ाते हुए अपने कैलिबर को, अपने स्किल को बढ़ाते हुए, अपने सम्मान को सुरक्षित रखते हुए अच्छे कार्यों को करें. ये हमारे हाथ में है और उसी से हमारे सुखों और दुखों का निर्धारण. तो बस इसके विषय में आज इतनी ही चर्चा करेंगे. अगर कोई क्वेश्चंस हो, क्योंकि थोड़ा सा डिफिकल्ट एंड डीप सब्जेक्ट है टू अंडरस्टैंड. जो लोग स्पिरिचुअलिटी में हैं, ऑलरेडी प्रैक्टिस करते हैं, उनको शायद कुछ थोड़ा बहुत इसके विषय में पता होता है. अदरवाइज तो आदमी बेचारा ईगो के झंझट में इतना बुरी तरह फंसा हुआ है आजकल कि वो इसे बाहर निकलने ही नहीं देती समझने के लिए. तो कोई क्वेश्चंस है तो यू कैन आस्क. थैंक यू वेरी मच. पंडित जी, एक सवाल है कि आई वाज थिंकिंग कि जो सेलिब्रिटीज या जैसे फिल्म स्टार्स या बहुत हाई अचीवर्स जो हैं लाइफ में, they are really, I mean, people worship them to that extent. तो कई बार उन्होंने बहुत कुछ अचीव भी किया होता है, तो उनका ईगो मसाज जो बोलते हैं वो आई थिंक हम लोग या उनके जो चाहने वाले हैं वो उनको एक लेवल पे ले जाते हैं. तो क्या आप कहेंगे कि ये खाली उनका ही कसूर है कि उनका ईगो बड़ा होता है ज्यादातर, या हम लोग उनको उस जगह पे ले जाते हैं और फिर गिराते भी बड़ी जोर सी हैं? तो ऐसे फिल्म स्टार जो एक टाइम पे बहुत ऊंचे पॉपुलर थे, तो जब वो गिरते हैं, उनकी पिक्चरें फ्लॉप होती हैं, तो वो एक क्रिएटेड ईगो टूट जाती है, चकनाचूर हो जाती है मेरे हिसाब से. तो इस पे जरा प्लीज आप एक्सप्लेन करिए. इसमें दो चीजें हैं. ईगो इज बिकॉज ऑफ योरसेल्फ. पॉपुलैरिटी इज समथिंग व्हिच अदर्स गिव यू. ओके, सो लोग आपको प्रशंसा करते हैं, आपके फैंस हैं और आपको बहुत एडमायर करते हैं, ये लोगों के कारण से है, आपके अचीवमेंट्स की वजह से. आपने जो किया है उसकी वजह से लोग आपको एडमायर करते हैं, लोग आपको प्रशंसा करते हैं, आपके फैन होते हैं. लेकिन अगर इसके नेगेटिव साइड में आप चले गए या आप कुछ इमेजिन करने लगे, जैसा हुआ, मैं अभी नाम ले रहा हूं, हालांकि वो जा चुके हैं संसार से, राजेश खन्ना जी के साथ में ये हुआ. एंड ही रियलाइज्ड आल्सो, ही पब्लिकली एडमिटेड दिस. एट अ मोमेंट ही वाज इन अ इमेजिनरी वर्ल्ड एंड उसकी वजह से उनको काफी लॉस हुआ. ही स्टार्टेड इमेजिनिंग हिमसेल्फ दैट उनके जैसा कोई है ही नहीं, देयर इज नो वन लाइक हिम. एंड उसकी वजह से उनका पूरा का पूरा कैरियर जो था एक टाइम पे बिल्कुल धराशायी हो गया. सो पीपल लव यू फॉर whatever achievements yours are, but you should not get into an imaginary world. You should be in a real world, that it is all because you are performing well. If you do not, then this chamak damak will go off. इसके बारे में मैं आपको अमेरिका के एक राष्ट्रपति का उदाहरण देता हूं. अमेरिका में नियम है, आपको मालूम है कि 2 बार से ज्यादा कोई प्रेसिडेंट नहीं हो सकता. तो ये, अब मैं नाम तो भूल रहा हूं, बहुत फेमस है, 2 बार राष्ट्रपति हो चुके थे और फिर पत्रकार उनसे पूछने के लिए पहुंच गए. पत्रकारों का काम ही है, वो ऐसे ही करते हैं. उन्होंने पूछा, अब आप 2 बार बन चुके, अब आप क्या करोगे? हाउ डू यू फील? आप तो बन नहीं सकते, इतनी बड़ी पोस्ट से अब आप हट जाओगे तो क्या करोगे? जो लोग आपको सैल्यूट करते थे वो सैल्यूट करेंगे नहीं, जो आपके पास अथॉरिटीज थी, पावर्स थी, वो आपके पास रहेंगी नहीं. सो आप कैसे ऐसी स्थिति में अपने आप को संभालोगे, कैसे आप मतलब फील करोगे, क्या है आपका? उन्होंने कहा, देखो भाई, एक चीज मैंने अपने लाइफ में बिल्कुल क्लियर रखी है, बिफोर ज्वाइनिंग दिस पोस्ट एंड आफ्टर लीविंग दिस पोस्ट. क्या? whatever salutes were there were for this post only, not for me. Whoever is sitting on this chair is getting those salutes. मैंने कभी उन सैल्यूट्स को अपने दिमाग पे चढ़ने ही नहीं दिया. सो जब मैं इस कुर्सी पर नहीं था तब मैं इस कुर्सी को सैल्यूट करता था, जब मैं इस कुर्सी पर बैठा तो लोग मुझे सैल्यूट करते थे, यानी इस कुर्सी को सैल्यूट करते थे,
और जब मैं इससे हट गया हूं तो अब भी वो लोग और मैं इंक्लूडेड, हम लोग इसको कुर्सी को सैल्यूट करेंगे, तो सैल्यूट जो है वो हमेशा कुर्सी को है। ये बात जो व्यक्ति अपने जीवन में विनम्रता से समझ लेता है कि जो कुछ भी चमक दमक संसार में है, जो प्रशंसा है वो कार्यों की है। आपको कौन जानता है? हु नोज यू? आप मुझे कैसे जानते हो? मैं क्वेश्चन, सिंपल सा क्वेश्चन कर रहा हूं, आप मुझे कैसे जानते हो? किस लिए जानते हो? हु इज नागेश? बिकॉज ऑफ व्हाट आई डू। सिंपल एज दैट। बट पंडित जी ये भी बात सही है कि जो ईगो का बबल है, ये जब तक एक झटका नहीं लगे या कोई एक एक्सीडेंट नहीं हो तब तक बर्स्ट होता नहीं है। द पीपल कंटिन्यू टू रिमेन इन दैट। ऐसा कुछ जरूरी है कि एक एक्सीडेंट या एक जॉल्ट लगना जरूरी है? डिपेंड्स व्हाट काइंड ऑफ पीपल यू आर विद। संगति का बहुत बड़ा असर होता है। आपके माता पिता ने आपको कैसे संस्कार दिए हैं, आप कैसी सोसाइटी में थे। इफ यू आर अमंग egoistic people then you will automatically become like that. अगर आप विनम्र लोगों के बीच में हैं, there are chances that rarely you will become like that, otherwise you will be a humble person only. तो इसका भी प्रभाव पड़ता है। कई बार आप अगर बहुत ज्यादा चापलूस लोगों के बीच में हो, जनरली जो विनम्र लोग होते हैं वो चापलूसों को पसंद नहीं करते, सज्जन लोग चापलूसों को पसंद नहीं करते। लेकिन फिर भी अगर किसी कारण से, आपके कार्य की वजह से या किन्हीं वजहों से आप चापलूसों से घिरे हुए हैं, देन समटाइम्स यू कैन गेट दिस, ईगो के बबल में आप फंस जाते हैं। बट रियलाइजेशन इज लाइक अ ट्रिगर। कोई भी चीज ऐसी अगर आई जीवन में तो वो आपको पलट देती है। तो इसलिए अच्छा तो यही है कि हम कोशिश ये करके रहें कि हम अच्छे लोगों के बीच में रहें, अच्छे कार्यों को करें, रियलिस्टिक रहें, तो फिर इन सब चीजों में फंसने का नहीं होता। रावण को आप अगर रामायण पढ़ें, रावण को बुरा बनाया गया कैसे? गलत चीजों को पैम्पर करके, फ्लैटरिंग के द्वारा, अपने उल्लू सीधे करने के लिए उसको धीरे 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 ऐसा डाइवर्ट कर दिया गया कि वो अपने आप को, फिर वही इमेजिनरी, वो ईगो वहां पर शुरू हो गई। तो अगर एरोगेंस के साथ में ईगो भी आ गई, माय गॉड, फिर तो करेला और नीम चढ़ा हो गया। वहां पे दोनों चीजें थी। पहले तो सेल्फ एस्टीम था, लेकिन सेल्फ एस्टीम कन्वर्टेड इनटू एरोगेंस, और एरोगेंस के ऊपर तड़का लग गया किसका? ईगो का। बस उसने उसका सर्वनाश कर दिया। सेम हैपेंड विद दुर्योधन एंड ऑल विलन्स। जो लोग भी हीरो से विलन बने हैं वो इसीलिए बन गए क्योंकि उन्होंने अपने सेल्फ एस्टीम की जगह एरोगेंस को प्राथमिकता दी। चीजों को शो ऑफ करने में, घमंड करने में, लोगों के ऊपर इंपोज करने में उन्होंने ज्यादा मजा लिया, और उसके ऊपर, उसके कारण से उन्होंने जो अपनी एक इमेज क्रिएट कर ली अपने मन में, वो उन्हें ले डूबती। जी, और कोई प्रश्न? पंडित जी, मैं विवेक जी की बात जो उन्होंने कही थी क्लास में, स्लीव्स ऊपर करके जो हुई बात, उस कारण से, और जैसे संजय ने कहा कि एक झटका जब तक नहीं लगेगा, जब तक समझ नहीं आएगी, ये एक छोटी सी किस्सा मेरे साथ में बीती हुई है। अब बीती है ये मेरी। हम जब, आपको पहले बताया था ये एपिसोड में कि हम कानपुर चले गए थे कुछ समय के लिए, तो कानपुर में जब हमने एक स्कूल में एडमिशन ली, तो एडमिशन मेरी जब हुई वहां पे, तो ऑलरेडी वहां पर 1.5 महीना 2 महीने हो चुके थे स्कूल स्टार्ट होकर के। आई वाज लेट एडमिटेड इनटू द स्कूल। जी, लेट एडमिट होने के कारण जब मैं फर्स्ट पीरियड, इंग्लिश का पीरियड था, मेरे को प्रिंसिपल ने गाइड किया कि फलाने जगह पे जाओ, आपका क्लासरूम है, वहां जाकर के आप जाइए और जाके बैठ जाइए। क्लास अभी स्टार्ट नहीं हुई थी, जाकर के ऑलरेडी बच्चे बैठ चुके थे, एंड आई गॉट अ सीट ऑफ सेकंड लास्ट बेंच पे। मुझे जगह मिली बैठने की, मैं बैठ गया वहां पे। लड़के ऑलरेडी बैठे हुए थे, पुराने दोस्त यार बैठे हुए थे सब।
सर आके बैठे जैसे, और अभी हार्डली एक आधा मिनट ही हुआ उनको आकर के बैठने में, एंड ही पॉइंटेड आउट, यू बॉय कम आउट, कम हियर। मैं उसके पास में गया, जब से उसके बाद मुझे तो ही गेव मी अ रट्टा हियर, राइट, एक पीछ करके तो मुझे चाटा लगा दिया। बिफोर आई कुड से एनीथिंग, बिफोर आई कुड एक्सप्लेन माय सेल्फ, तो आई वाज जस्ट टॉकिंग, सर उसने एक और दे दिया मुझे, गेट आउट ऑफ द क्लास, यू आर ऑलवेज, आपको बहुत दिन से नोटिस कर रहा हूँ, अब क्लास में आकर के गाना गाते हो, मैं आपको बहुत दिन से बर्दाश्त कर रहा हूँ, मैं अब लास्ट में वहां बैठ करके गाना गा रहे हो, मैं अभी इससे पहले कुछ बोलूं तो ही थ्रू मी आउट द क्लास, आउट, गेट आउट ऑफ द क्लास। मैं क्लास के बाहर आके खड़ा हो गया। आई वाज नॉट हेल्पलेस, एब्सोल्युटली, फर्स्ट डे ऑफ द क्लास, फर्स्ट मिनट ऑफ द क्लास, एक 15 मिनट निकले होंगे तो प्रिंसिपल वही जो थे जिन्होंने हमें गाइड किया था, वो राउंड पे आए क्लास में, और उन्होंने मुझे बाहर देखा, मुझे कहा क्या बात हो गई। मैंने उन्हें एक्सप्लेन किया कि ऐसी बात हुई है, आई वाज माय स्टूडेंट्स फ्रॉम द बैक बेंच वाज सिंगिंग एंड he immediately called me, I was talking in English and it was an English class. मुझे उन्होंने कहा ठीक है कोई बात नहीं, चलो मैं आपको लेके जाऊंगा, एंड आई एक्सप्लेन्ड, मुझे 2 थप्पड़ मार दिया मुझे, एंड दिस प्रिंसिपल टुक मी टू द क्लास टीचर, तो टीचर को इंट्रोड्यूस कर रहे हैं कि दिस इज द बॉय, ही इज द न्यूली एडमिटेड बॉय, अभी उसको एडमिशन दी गई है, ये अभी क्लास में आए हैं, और ही इज द इंग्लिश स्टूडेंट फ्रॉम बॉम्बे, एंड ही विल इन फ्यूचर आल्सो, you have any problem, you can just speak to him and make him sit in front of in the first bench. उसने उसके बारे में एक बार लफ्ज नहीं कहा प्रिंसिपल ने कि भाई इसको थप्पड़ क्यों मारा, उसको आपने चाटा क्यों मारा, वो प्रिंसिपल इतना कह करके निकल गए। I was told to sit in the front bench and I tell you sir कि वो अंदर ही अंदर कूद रहे थे कि यार ये लड़के ने तो मेरे थप्पड़ मारा, ये बात प्रिंसिपल को इसने कही नहीं, जबकि मैं कह चुका था, लेकिन उसके मन में ये था कि ये बात हुई नहीं है, वो अपने मन में बोल रहा था। आई टेल यू, ही मेरे को उसने 10 बार सॉरी बोला उस दिन, और हम हर रोज क्लास जब शुरू लगती थी, हम आई वाज द फर्स्ट बेंचर, मैं गुड मॉर्निंग सर जैसे यूजुअली सब बच्चे बोलते हैं गुड मॉर्निंग सर, एंड ही यूज्ड टू से सॉरी सर, वो मुझे फर्स्ट बेंच में आके मुझे सॉरी बोला करता था, मुझे पहना था तो मुझे सॉरी बोला होगा, एंड दैट ईगो, आई थिंक, तो उसको एक ईगो था इंग्लिश के कारण। बच्चे वहां के हिंदी के मीडियम के स्कूल के बच्चे थे, इंग्लिश बहुत कम उनको आती थी, एंड दैट वाज मे बी कुड बी द रीजन, बट वो ईगो उनका जो है, वो उस दिन के बाद में आई डिडंट सी हिम खड़े होकर के उन्होंने कभी टीचर को लेक्चर दिया हो, बैठ करके उन्होंने जो पहले खड़े होकर डंडे हाथ में चलता था, दैट इज गॉन। उसको रिपेंट होता रहे हमेशा कि मैंने गलत थप्पड़ को मार दिया इस बच्चे को, जिसको मैं जानता भी नहीं था, पहली बार क्लास में आया। दैट ईगो कुड आल्सो बी द रीजन कि उसका एक उस कारण से उसका ईगो खत्म हो गया। तो एक इंसिडेंट आता है जब कि कुछ को कुछ पढ़ना चाहिए, जब दैट इज व्हाट हैपेंड विद मी, आई रिमेंबर। जी बहुत अच्छे। कैसा हुआ था? आपने म्यूट कर दिया, वो कुछ कह रहे हैं। वो आगे की उससे पहले की बात बता रहे थे कि मेरी एडमिशन कैसे हुई थी। मेरी एडमिशन एक पुलिस कमिश्नर ने करवा के दी थी, तो पुलिस कमिश्नर वाज नोन टू द प्रिंसिपल देयर। नहीं, हाँ राइट, तो वो इस कारण से वो पूरा हमने ऑफिस लिया था। बेसिकली बात ये है कि बहुत ये जो हमारे, हम चूंकि अभी इमोशंस का हमारा सब टॉपिक चल रहा है, एंगर हुआ, ईगो हुआ, सेल्फ एस्टीम हुआ, ये सब चीजें हमारे मन, हमारी भावनाएं उनसे जुड़ी हुई हैं, और ये सब भावनाएं हमारे मन में ही उत्पन्न होती हैं। आवश्यकता वही है कि हम ये सीखें कि अपने मन को हम कैसे वश में करें, कहाँ गुस्सा करना है और कितना गुस्सा करना है, कहां पर हमें अपने सेल्फ एस्टीम को प्रोटेक्ट करना है और कहां पर वी कैन सरेंडर इट ऑल्सो। यानी कई बार ऐसा होता है कि कोई ऐसा काम जो हमें हमारे लेवल के हिसाब से नहीं है, लेकिन फिर भी डिपेंडिंग ऑन द प्लेस, डिपेंडिंग ऑन द रिक्वायरमेंट कैन बी डन। मैं आपको स्वामी श्रद्धानंद जी के जीवन का एक उदाहरण देता हूँ। गुरुकुल कांगड़ी की बात है, जहां पर स्वामी जी खुद रहा करते थे। तो एक बार एक बच्चा बीमार पड़ा, और बीमार पड़ा तो स्वामी जी खुद उसको
देखभाल करने लगे। फिर उन्होंने जो बाकी लोग थे उनको भी कह दिया कि भाई तुम जाके आराम कर लो, मैं इसकी देखभाल करता हूँ। बहुत ज्यादा डेडिकेटेड थे, बहुत विनम्र थे। तो रात में उस बच्चे को वॉमिटिंग होने वाली थी। अब उनको मालूम रात में कौन सफाई करेगा, तो उन्होंने तुरंत वो अपने हाथ में ले लिया और लेकर के देन ही क्लीन्ड इट अप। अब ये कोई ऐसी चीज नहीं है कि उनको करना जरूरी था। यू कुड हैव टोल्ड अदर पीपल ऑल्सो कि भाई आप रहो ड्यूटी दो, आप ड्यूटी दो, आई एम द ओनर एंड आई एम द फाउंडर ऑफ दिस गुरुकुल, आई नीड नॉट टू बी हियर फॉर एंटायर नाइट। बट नहीं, उस बच्चे की सेवा, उस बच्चे का ध्यान रखना उन्होंने विनम्रता से स्वीकार किया। तो यहाँ पर भले उन्होंने एक लेवल नीचे आके काम किया, लेकिन इस एक लेवल नीचे आने ने उनके एक लेवल ऊपर को बढ़ा दिया उनको। So sometimes we have to decide, sometimes we have to understand the need. हाँ, लेकिन अगर कोई आदमी आपको नीचा दिखाने के लिए, आपको जानबूझ के डाउन करने के लिए कह रहा है, then you have to take a stand and protect your self-esteem. So this is something which we have to learn through many lessons. हमको ये समझना पड़ता है, सीखना पड़ता है। हम जो गुरुकुल खोलने का प्रयास कर रहे हैं वो इसीलिए है कि हम बच्चों को वहां रख करके ये सिखा पाएंगे। ये लाइफ लेसन्स है, और इन लाइफ लेसन्स को हम तभी सीख सकते हैं जब हम किसी आचार्य के, किसी गुरु के पास रहते हैं। These lessons cannot be taught in the day school where all teachers are busy in completing their curriculum only. This is something which is done in gurukuls, residential academies, where children and their teachers are together, and there they have time to make them learn these things. तो ये बहुत सारे ऐसे लाइफ लेसन्स होते हैं जो हमको बहुत सारी चीजों से सीखने पड़ते हैं। हम एग्जाम्पल्स से सीखते हैं, हम स्टोरीज से सीखते हैं, हिस्ट्री से सीखते हैं, आसपास के वातावरण में होने वाली घटनाओं से सीखते हैं, और ये जो फाइन लाइंस हैं इन इमोशंस के बीच की, उनको फिर हम एक मजबूत दीवार में कन्वर्ट कर पाते हैं। यानी देयर शुड बी फ्लेक्सिबिलिटी, बट देयर शुड बी अ स्पेस ऑल्सो, जहां पर हम ये डिटरमाइन कर पाए कि व्हाट इज एरोगेंस एंड व्हाट इज सेल्फ एस्टीम, व्हाट इज ईगो एंड व्हाट इज लव। ये सब चीजों को हम समझ पाए और उसको फिर हम अच्छे प्रकार से डील कर पाए। इसके लिए हमें अपने मन को ट्रेंड करना होता है, अभ्यास करना होता है, और तभी हम इन सब चीजों को डील कर पाते हैं। तो आगे भी ऐसे ही अच्छे विषयों पर हम चर्चा करते रहेंगे और सीखने की प्रक्रिया हमेशा जारी रहेगी। आज की सभा को हम यहीं समाप्त करते हैं, अगर कोई प्रश्न नहीं है तो। और एक छोटी सी बात पंडित जी ये कहना चाहूंगा जी अंत में कि आई थिंक द टेस्ट इज ईगो इज वेरी फ्रेजाइल ऑलवेज, जैसा आपने कहा ना, इमेजिनेशन ना, सो फ्रेजाइल होना ही है। ईगो इज वेरी फ्रेजाइल बिकॉज इट इज इमेजिनरी। इट आप म्यूट हो गए। Okay, sorry, but somebody is wearing a better dress, somebody is sitting on some different chair, somebody is wearing a better tie, somebody has said something like in other way, so it is very fragile. But self esteem is never fragile, right? So this is one basic difference in these two, self esteem and the ego. But wonderful that the definition of imaginary is superb. Ego is always imaginary. Very true, very true. बाकी तो प्रेम गली अति सांकरी। सही बात, ठीक। सभी को नमस्ते। बुधवार को फिर से एक नए विषय के साथ में हम लोग मिलेंगे। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए। धन्यवाद।